बीजेपी ने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम ऑपोजिशन मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक ही पार्टी है। तो अब वो सपना उनका लगभग पूरी हो रहा है। तो हम एक वन पार्टी डेमोक्रेसी में आ गए। नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और इस वक्त एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है। जितने भी हमारे न्यायालयों ने दमनकारी फैसले दिए हैं, जिसमें न्याय नहीं दिया गया है या फिर न्याय डिनाय किया गया है, उन सब के बारे में बातचीत हो रही है और उस तक एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त अरुंधति रॉय हैं। आप जानते हैं, कोई परिचय की ज़रूरत है नहीं। मैम, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं, सर्वोच्च न्यायालय जब न्याय की बात न करे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? एक्चुअली वो उससे भी दूर पहुंचे हैं कि सिर्फ न्याय के बात ना करने से भी दूर। वो जिसने न्याय के लिए कोर्ट को अप्रोच किया, उसके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं। और जैसे कि सब जानते हैं, तीस्ता सेतलवाद जेल में है। और अब जो बस्तर में इतने सालों से आदिवासी के ऊपर दमन हो रहा है, उसके साथ जो भी एक्टिविस्ट ने कोर्ट को लेकर गए, जैसे गोमपट में मैसेकर हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे गांव-गांव में। मैं भी गई हूँ अंदर। 600 करीब गांव जलाया गया था उस टाइम में, बलात्कार हुए थे। और उन लोगों को, एक्टिविस्ट लोगों को, अब जैसे हिमांशु कुमार है, उनके ऊपर या तो 5 लाख फाइन बोला है, और फिर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए को बताया क्या कि ये थोड़ा सा व्यापक नेट में जो भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ अभी ये जजमेंट आए हैं। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ख़तरनाक है। जैसे सोनी सोरी बोल रही थी, ये एक तरह का ऐलान है। सिक्योरिटी फोर्सेस और सलवा जुडुम, जैसे अभी उनका नाम सलवा जुडुम नहीं है लेकिन कोई और नाम है, और जो आदिवासी के ज़मीन ले जा रहे हैं, जो कॉरपोरेट के हाथों में दिए जा रहे हैं, जो आदिवासियों को अपने गांव से भगाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक फ्रीडम दिया है इस जजमेंट ने। तो इसका खतरा हम मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं। जी मैम, क्या जो एजेंसीज़ हैं, जांच एजेंसीज़ हैं, क्या वो दो-धारी तलवार नहीं बन गई हैं? क्योंकि जांच, जो एक्टिविस्ट भी मांग कर रहे हैं, गोमपाड़ में जिन लोगों की हत्या की गई, उनके बारे में जांच भी की मांग भी कर रहे हैं, और जो सरकार है वो जांच को ही एक हथियार बना के भी इस्तेमाल कर रही है। तो क्या वो दो-धारी तलवार नहीं बन गई है? देखिए, अब हमारे देश में क्या हुआ है, स्ट्रक्चरली जो प्रॉब्लम हुआ है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे दीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, और जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो सब फ्यूज़ हो गए, एक साथ हो गए। उनके बीच की लाइन ब्लर हो गई। हाँ, उनका लाइन ब्लर नहीं है, वो सब एक बन गए। और इसीलिए पता नहीं, मैं अंग्रेज़ी में कहूँगी कि गवर्नेंस हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ गैंग वॉर। मतलब जो पावर में है वो सारा एजेंसीज़ को और सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस करने के लिए रखा गया, वो सब अपना पॉलिटिकल राइवल्स या फिर जो एक्टिविस्ट है सड़क पे या जंगल में या जो भी है, उनके खिलाफ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ने, सिर्फ पूरा स्टेट मैकेनिज़्म उनके पीछे पड़े हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर आवर कंट्री। मैम, ऐसा तो नहीं है कि हमने इस तरह का मिसयूज़ एजेंसीज़ का पहली बार देखा हो। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने भी इसका उपयोग इसी तरीके से किया है, और ये सरकार और बुरी तरीके से कर रही है। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं, अगर ये सरकार बदल भी जाती है, तो क्या एजेंसीज़ का जो इस्तेमाल है उसमें फ़र्क आएगा? देखिए, अब सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कैसे बदलेगा, क्योंकि ये इलेक्शन मशीनरी भी उसी कब्ज़े में आ गए हैं। और बात ये है कि जैसे आपने कहा, सही कहा कि पिछले वाले पॉलिटिकल पार्टीज़, एक तो उन्होंने दुरुपयोग किया इंस्टीट्यूशंस का, दूसरा
पिछले वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो करप्शन है और सब कुछ है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो एक तरह हम कहाँ बढ़ रहे हैं, एक जैसे बीजेपी ने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि हम ऑपोजिशन मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक ही पार्टी है। तो अब वो सपना उनका लगभग पूरी हो रहा है। तो हम एक वन पार्टी डेमोक्रेसी में आ गए, जो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। देयर इज़ नो सच थिंग, जैसे इंग्लिश में उसको ऑक्सीमोरॉन कहेंगे। हमारे पास कोई ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन जो भी है वो इतना वीकन हो गया इंस्टीट्यूशनली, और उन्होंने भी अपने गलतियों को दबाने के लिए, जैसे अभी हम दोपहर को सुनेंगे गुजरात के बारे में, लेकिन जब कांग्रेस पावर में थे उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके मन में 1984 का नरसंहार था जिसमें कुछ नहीं हुआ किसी को। तो हम एक बहुत ख़तरनाक जगह में आए हैं जहाँ पे कोई भी हो, विपक्ष को छोड़ो, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन एक्टिविस्ट जो इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे जो जजमेंट्स है पूरा इंडिया के एक्टिविस्ट और नॉर्मल लोगों को डराने के लिए है कि आप हमारे पास आइए मत, क्योंकि आपके लिए हम नहीं हैं। ओके, तो क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो आज ऑपोजिशन की सिचुएशन है वो उन्होंने खुद अलाउ किया है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब ये गवर्नमेंट बनी थी और कुछ ही समय हुआ था, तभी से जो ऑपोजिशन था वो शांत बैठा हुआ था, और अब आके वो वोकल होना शुरू हुआ है पॉलिटिकली। जैसे हमने कांग्रेस का कल बड़ा प्रदर्शन देखा था, तो क्या वो उन्हीं के कारण नहीं है? जितना बीजेपी ने उन्हें ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उतना वे खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है क्या? देखो, जैसे अब आपने सुबह का जो सेशन सुना, सलवा जुडुम को कौन चलाता था? कांग्रेस का नेता चलाता था जी। जब बीजेपी मतलब छत्तीसगढ़ में राज कर रहा था, तब सलवा जुडुम तो कांग्रेस का, महेंद्र कर्मा कांग्रेस का था, जो सलवा जुडुम का हेड था, जो इवेंचुअली मारा गया था। तो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन पार्टी सब इस पूरा सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ है, खुद कॉम्प्रोमाइज़ है। इसीलिए जो आगे होने वाला है हमारे देश में वो आगे होगा। जो पीछे जो पुराने पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उनका कहानी एक तरह से ख़त्म हो रहा है, नया कहानी शुरू होगा। लेकिन उसमें हम लोग कितना बड़ा प्राइस पे करेंगे हमारे देश में, ये मैं न कोई बता सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हम लोग एक बनावटी कहानी में रह रहे हैं, और जब तक लोग खुश है, जब तक लोग अपना जो भी कहते हैं कर्मा या कुछ भी से खुश है, जब वो खुश है कि जब सरकार कहते हैं कि बेरोज़गारी नहीं है, अब मैं बेरोज़गार नहीं हूँ ना, मैं नहीं कह सकती हूँ कि है, जो बेरोज़गार है वही बता सकता है। अगर वो मानने को तैयार है कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमें राशन मिल रहा है, या जो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लोगों के ऊपर है, अब गरीबों के ऊपर है। अगर पूरा जातिवाद का जो लड़ाई है वो भी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो पार्टी सब एक तरह से उनको भी ये डिफीट कर लिया है बीजेपी ने। अब ये लड़ाइयाँ दोबारा एक दूसरी तरह से शुरू होगा जब लोगों को समझ आएगा। एक रीस्टार्ट चाहिए। एक रीस्टार्ट होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी तक तो लोग अपने दिमाग में एक तरह से कुछ मतलब एक हेलुसिनेशन को बिलीव करके बैठे हैं, अपना सच्चाई भी वो सच नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी अभी हमने एक नई राष्ट्रपति पाई हैं, जो कि पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और अभी हम आदिवासियों पे हो रही एट्रॉसिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या हमें वहाँ एक उम्मीद नहीं दिखाई देती है कि अपनी ही कम्युनिटी के लिए, क्या आपको लगता है वो खुद स्टैंड लेंगी, या फिर वो अब बीजेपी के रहमो करम पे हैं? अब अगर वो स्टैंड लेगी तो हम देखेंगे नहीं,
अभी ये लोग जो दिल्ली आए हैं गोमपट से, जिन्होंने अपने गांव में नरसिंहार देखा है, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं मिला, तो आगे देखी जाएगी कि क्या होगा। थैंक यू सो मच। अरुंधति रॉय को सुन रहे थे आप। हर बात पे बड़े ही मुखर होके बात करती हैं, हर बात पे अच्छे से जवाब देती हैं, बड़े सधे हुए जवाब देती हैं, और सबसे बड़ी बात है डरती नहीं, साफ गोई से बयान देती हैं, और इसी साफ गोई की, इसी हिम्मत की इस देश को ज़रूरत है। हम इसी तरह के इंटरव्यूज़, इसी तरह की कहानियाँ हम आप तक लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।